Yes, good afternoon, all of you. A very good afternoon to all of you, बेटा। बेटा, हमने कल की कक्षा में भी सहर्ष स्वीकारा है, ये पाठ हमने पढ़ा था और आज भी हम इसी पाठ को आगे दोहराते हुए सहर्ष स्वीकारा है और है ये गजानन। यस, सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध। कवि का नाम तो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज ध्यान दें इस बात को। ठीक है, yes. ये कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, इसमें कवि गजानन माधव मुक्ति बोध ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुझे जो भी कुछ जीवन में मुझे प्राप्त है, जो भी मुझे कुछ प्राप्त है, चाहे सुख दुख है, कुछ भी है, वो मैंने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। सहर्ष स्वीकारने का मतलब ही ये है कि सहर्ष खुशी सहित खुश होकर स्वीकारा है। मुझे जो भी कुछ मिला है वो कहते हैं कि मुझे प्रिया का मिला हुआ है। और आपको जो भी कुछ मिला है आपके पेरेंट्स के द्वारा मिला हुआ है, आपने भी उसे सहर्ष स्वीकारा है जो भी कुछ आपको मिला है। तो यहाँ पर कवि ने हमें भी यही प्रेरणा दी है कि जो भी कुछ हमें मिला है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष खुशी खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं। हमने पहले दो इसके पद्यांश पढ़े थे, उसमें कवि ने कहा था कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। सुख दुख है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, सुख तो सभी सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन दुख को भी, कि अगर प्रिया के साथ में उसका वियोग भी हो रहा है, उसको भी उसने स्वीकार किया है। तो हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। कवि इन्हें किन्हें नवीन और मौलिक मानता है। कवि जो है स्वाभिमान युक्त गरीबी को, जीवन के गंभीर अनुभवों को, इन सबको कवि क्या मानता है? मौलिक मानता है। मौलिक मतलब वास्तविक मानता है। इन सबको कवि वास्तविक मानता है। कवि कहते हैं कि ये सब चीजें वास्तविक है, ये सबके जीवन में होंगी ही। ये तो आप भी सोच सकते हो कि अगर हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी होंगे, दुख है तो सुख भी होगा। कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। इवन कि हमारा जीवन भी क्षणिक है, एक पल में एक इंसान है और दूसरे पल में नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, कि जो कुछ भी मेरा है, कि कवि के पास जो भी कुछ उपलब्धियां हैं वो उसे, उसकी प्रिया को, उसकी अभीष्ट महिला जिसको वो बहुत चाहने वाला है, उसको प्यारी है। जो कुछ भी उसके पास है वो उसको प्यारा है, कवि ने यहाँ पर ये कहा है। और कवि क्या कहते हैं हमें देखिए, अब इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, छेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं करता है। यहाँ पर कवि ने जो भी कुछ कहा है उस एक एक शब्द का आप मीनिंग जरा अच्छे तरीके से जाने तो आपको उसका, कविता का असली भाव पता लगेगा। कवि कहते हैं यहाँ इन पंक्तियों में, कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं।
ये पंक्ति आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का इस लेसन का कोई भी पद्यांश आ जाए तो आपको ये पंक्ति तो उसमें इंक्लूड करनी ही है। यहाँ पर कवि गजानन माधव कहते हैं कि जीवन में दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सम्यक भाव से अच्छे तरीके से स्वीकार करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि थोड़ा सा अगर जीवन में दुख आ गया तो डरना नहीं, घबराना नहीं दुख से। कवि के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, वो अपने माध्यम से हमें समझा रहे कि हम मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। जब हमारा जीवन है तो ऐसा कुछ होगा। लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। यहाँ कवि कहते हैं अपने प्रिया के स्वरूप को भुलाना चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जो प्रिया है मैं उनके स्वरूप को भुलाना चाहता हूं और वो चाहते हैं कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे, उसको भूलने की पनिशमेंट भी दे। अब देखो वो पनिशमेंट खुद मांग रहे हैं, हम घबराते रहते हैं। हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन कवि तो कहते हैं कि मैं उसको भूलना चाहता हूँ और भूलने का वो मुझे दंड भी मिलना चाहिए, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। क्यों भूलूं? और वो कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो भी देखिए। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या नहीं पूरी नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए कैसा है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए कैसा है? दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 महीने की अंधकार अमावस्या के समान है। दक्षिणी ध्रुव आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रहता है, रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। और ऐसी सजा वो पाना चाहते हैं, ऐसा दंड पाना चाहते हैं कवि कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान वो दंड होगा जो दंड मुझे मिले। शरीर पर वो उस अंधकार में लीन हो जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसका कहने का अभिप्राय है उसी दंड में वो क्या हो जाना चाहते हैं? लीन हो जाना चाहते हैं कवि। शरीर पर चेहरे पर अंतर में अपने हृदय में पालू मैं, झेलू मैं उस दंड को, उसी में नहालू मैं। वो उस अंधकार को अपने शरीर पर हृदय पर झेलना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। प्रिय ने इतना स्नेह दिया है कि उसके उजाले ने, वो जो स्नेह दिया वो तो उजाला है, लेकिन अब ये दंड पाना चाहते हैं तो अंधकार में अमावस्या चाहते हैं कि प्रिय ने इतना उसे स्नेह दिया है, उसके उजाले ने उसको घेर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो ये कहूंगी कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी मम्मा ने आपको कितना स्नेह दिया है। यहाँ कभी अपनी प्रिया के लिए कह रहा है, मैं आपको आपकी मम्मा के लिए कह रही हूँ, उन्होंने आपको कितना स्नेह दिया है। आप भूलना भी चाहो तो उनको भूल नहीं पाओगे। आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको, वैसे चाहे आप अपनी मम्मा से लड़ाई करते रहो, उनको कुछ भी बोलते रहो, लेकिन आप कहीं दूर चले जाओगे तो आपको मम्मा का जो किया हुआ प्यार है वो बहुत याद आएगा। सेम चीज यहाँ पर कवि के साथ में है। कवि कहता है कि मुझे मेरी प्रिया का जो उजालापन, जो उसका स्नेह है, उसने घेर लिया है। वो उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया, अब वो उसको सहन नहीं कर सकता। इतना प्रेम दे दिया, इतना स्नेह दे दिया उन्होंने। प्रिय की ममता या स्नेह के, प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता। यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। कि तुम्हारे साथ में ऐसी खुशियों में, ऐसी स्नेह में रहते हुए कि जैसे बादल की कोमलता सदैव उसके अंदर मंडराती हुई सी प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि यही कोमल ममता मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचा रही है, मेरे हृदय को दुख पहुंचा रही है।
कभी कभी आप भी सोचोगे, जब आप कभी पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे तो आप सोचोगे कि मेरी माँ ने मुझे इतना स्नेह दिया है कि अब मैं यहाँ पर रह रहा हूं तो मुझे मेरे से उनके बिना रहा नहीं जा रहा। माँ ने सारे काम खुद करने की, सारे काम वो खुद आपके कर देती है कि बच्चा मेरा पढ़ ले, मेरा बच्चा पढ़ ले, लेकिन बच्चा तो अपनी मस्ती में। आपको कुछ भी काम करने की आदत नहीं है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। उस समय आपको लगेगा कि मेरी माँ ने मुझे जो है इतना प्यार दिया कि आज मुझे कुछ काम करने की भी आदत नहीं रही। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यही कोमलता ममता मेरे हृदय को, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, और इसके कारण उसकी आत्मा जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई है। अभी आगे देखेंगे आप, कवि क्या कहते हैं कि इसी के कारण मेरी आत्मा जो है बहुत कमजोर हो गई है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिरती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। कवि कहते हैं कि अब मेरी आत्मा जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है। अक्षम मीन्स असमर्थ हो गई है, और छटपटा रही है, छटपटाती हुई इस छाती में, इस दिल में मुझे क्या भवितव्यता, कुछ भविष्य में कुछ और अनहोनी का डर लग रहा है। क्या अनहोनी का डर लग रहा है? किस अनहोनी का सबको डर लगता है? यही तो डर लगता है कि कभी किसी को कुछ हो ना जाए। अगर जीवन साथी दो जने पति पत्नी के रूप में, उनको क्या जीवन में डर लगता है? यही तो डर लगता है कि कभी एक को कुछ हो गया तो अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। यहाँ पर भी उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिरती है, उसको अंदर ही अंदर डर लगने लग गया है। और क्या डर लगने लगा है? तो यह है कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं कभी उसे अपनी प्रियतमा से, अपनी माँ से, कभी जैसे आपको अपनी मम्मा से अलग होना पड़ा तो वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखेगा? उसकी आत्मीयता बर्दाश्त कैसे करेगा? जो अपनापन है वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अब उसका बहलाना, जो उसकी प्रिया का बहलाना, सहलाना और उसका अपनापन जताना सहन नहीं होता। कभी कहता है कि मैं तो, सारांश ये है कि कभी कहता है कि मैं तो आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, मैं तो आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, कभी ये कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि किसी भी प्रकार से मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। जैसे आपको मैंने कहा ना कि आप कभी बाहर जाओगे तो आपके मन में ये आएगा कि मेरी माँ मुझे आत्मनिर्भर बना दे तो ज्यादा अच्छा है, सारे काम मैं खुद करता तो ज्यादा अच्छा था, आज मुझे इस समस्या का सामना ना करना पड़ता। तो उसी प्रकार से कवि ने कहा है कि मैं उनके स्नेह के उजाले से इतना लीन, इतना घेर लिया उनके उजाले ने कि मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। उनकी बहलाती सहलाती और अपनापन जो है अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझे से सहन नहीं होता। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, फिर कवि क्या कहते हैं दोबारा से देखो, कहाँ पर जाकर खो जाऊं? अभी तो कहा था मैं 6 महीने की अंधकार की रात में खो जाऊं, और अब उन्होंने और भी कहीं खोने के लिए कह दिया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहते हैं कि हे प्रिया, मैं अपनी प्रियतमा प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ।
सचमुच मुझे दंड दे दो दूर होने का, उसी दंड की याचना कर रहा हूँ, उसी दंड को मैं मांग रहा हूँ। पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवर होता है बिल, बिलों में, कैसे प्रियतमा के ना होने से वो पाताल अंधेरे, जिसको आप बेसमेंट कहो, पाताल अंधेरे की गुफाओं में और सुरंगों में खो जाऊं। और क्या करूं मैं? ऐसी जगहों पर जहां पर खुद का अस्तित्व, खुद का कुछ भी महत्व नहीं पता लगता कि मैं कहाँ पर हूँ, खुद का अस्तित्व नहीं पता लगता। मैं ऐसी जगहों पर, कभी कहता है कि मैं खो जाऊं, लुप्त हो जाऊं, जहां किसी को भी ना मैं दिखाई दूं, ना मुझे कोई दिखाई दे। फिर वो धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए। कवि कहता है कि मैं धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाऊं। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और कवि कहते हैं कि उसके ना होने से बना हो, गहन अंधकार में लापता हूं जो उसके ना होने से बना हुआ हो। दोबारा से सुनिए इसको, कि ऐसी जगहों पर जहां पर स्वयं का अस्तित्व ना हो, खुद का मुझे कुछ भी ना पता हो, और फिर वो धुएं के बादलों के समान गहरे अंधकार में लापता हो जाए जो उसके ना होने से बना हुआ हो। ये सब उसके ही कारण है, ये सब कुछ उसी प्रिया के कारण है। लेकिन मैं ऐसी विवरों में, बिलों में, गुफाओं में, सुरंगों में लापता हो जाऊं कि कहीं ढूंढने पर भी न मिले। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। ऐसी जगहों पर उसे अपनी सर्वाधिक प्रिया स्त्री का ही सहारा है। क्यों? वो हर समय उसके बारे में अच्छा सोचती है। उसके जीवन में जो भी कुछ है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, जो मेरा होता सा लग रहा है नहीं, होता सा लग रहा है या होता सा हो सकता है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। और क्या कहते हैं? कारण का घेरा है और कार्यों का वैभव है। कवि ने देखो कितना कुछ कहा, ये किसके लिए कहा है? कौन बता सकता है ये मुझे? अभी मैंने इतना कुछ आपको बताया, आप में से कौन बता सकता है कि कवि ये सब कुछ किसके लिए कह रहे हैं? केतन, केतन आप बताइए, कवि ये सब कुछ किसके लिए कह रहे हैं? यस मैम। ये सब कुछ कवि किसके लिए कह रहे हैं कि मैं अंधकार में खो जाऊं, बिलों में? मैम कवि अब ये सब स्वयं के लिए कह रहे हैं। स्वयं के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैम वो अपने प्रियतम से दूर होने का दंड प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, दूर होने का। वेरी गुड केतन, वेरी गुड। दूर होने का दंड प्राप्त करना चाहते, खुद कह रहे हैं मुझे दंड दो। प्रियतमा ने नहीं कहा, वो खुद मांग रहे हैं दंड, अपनी गलती का एहसास खुद कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का प्रभाव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार। कवि कहते हैं कि मुझे अब तक जिंदगी में जो भी कुछ मिला है, वो मुझे जो भी कुछ था, जो भी कुछ है, वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार, सहर्ष स्वीकार है। कवि ने ये कहा है। और आपको जो कुछ जिंदगी में मिला है वो आपकी मम्मा, आपकी मम्मा के कारण है। आपको वो खुशी खुशी स्वीकार है। कभी भी अपनी मम्मा से ये मत कहा करो कि आपने हमें दिया क्या है। बहुत कुछ दिया है, आपको इस संसार में लाए हैं पेरेंट्स, वो भी आप उनका भी ऋण कभी नहीं चुका सकते। फिर आप कई बार, कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ में गलत बोल जाते हैं, अगर बोल भी जाते हो तो उनसे रियलाइज करो, माफी मांगो। अपने पेरेंट्स की सामने कभी भी ऊंचे स्वर में बेटा मत बोलो। जो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता। और जो वो सोच रहे हैं आपके लिए, वो कोई भी नहीं सोच सकता। जो वो वेल विशर है आपके, वो कोई भी नहीं हो सकता। समझ आई बेटा? इसलिए आप इतने बड़े हो कि आप लोग कभी कभी बोल जाते हो, कभी कभी आपके पेरेंट्स बताते भी हैं कि अभी हमारा कहना नहीं मानते और ये ऐसा करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ओके बेटा? कितनों को मेरी बात समझ में आई है? यस। कितनों को मेरी बात ये समझ में आई है? शो मी थम। क्योंकि आप लोग बोल जाते हो ना कई बार। यस, शो मी थम।
आई वॉन्ट टू सी योर थंब, कि आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई तो लेसन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके साथ में आपकी मम्मा ही है, मम्मा के अलावा कोई नहीं है आपके पास, सभी के साथ में उनकी प्रिया है। ठीक है, अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि ये सब कुछ, जो भी कुछ मैं हूं वो तुम्हारे कारण है। जो कुछ जिंदगी में था, पहले था, और जो कुछ अब है, वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है और कवि के जीवन से वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। आपके जीवन का जो भी कुछ है, पल पल में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ आपके पास है, वो आपकी मम्मा को प्यारा है, क्योंकि आपकी मम्मा आपके जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ पर कवि ने प्रिया या ऑब्लिक माँ, अब हमारे पास माँ है तो हम माँ का शुक्रिया अदा करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी कुछ मुझे प्यारा है वो सब आपकी बदौलत है, जो भी कुछ मैं हूं वो आपकी बदौलत हूं, क्योंकि प्रसन्नता पूर्वक कवि ने इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है, वो कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन से पूरी तरह आपके पेरेंट्स जुड़े हुए, और कोई नहीं जुड़ा हुआ। आप कई बार अपने पेरेंट्स को ये कह देते हो कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स तो ऐसे कहते हैं, अरे जो आपके साथ में जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो कोई भी स्थान नहीं ले सकता। ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए तो ये लेसन पढ़ाए जाते हैं कि बच्चों में ये फीलिंग्स आए, ये भावनाएं हैं। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग्स आ गई उस दिन समझो आप कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, कभी भी गलत नहीं बोल सकते। तो प्लीज बेटा इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, इसका डीपली मीनिंग समझना आप। ठीक है, अब आप आ जाइए बेटा, जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा उसके क्वेश्चंस। यस, देखिए ये पहला पैराग्राफ और इसके मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ। बताइए कवि क्या दंड चाहता है और क्यों? कवि क्या दंड चाहता है और क्यों? यस हेनरी, प्रिंसी, बोलो बेटा प्रिंसी, अब आप बहुत अच्छा आंसर देते हो। यस केतन, केतन आप बोलिए बेटा। मैम कवि दक्षिण दिशा के अंधकार में खो जाना चाहता है हाँ क्योंकि वह अपनी प्रियतम से अलग होने का दंड प्राप्त करना चाहता है। हाँ, वेरी गुड। वो अपनी प्यारी स्त्री को, प्रियतमा को भूलने का दंड चाहता है, क्योंकि उसके बहुत अधिक प्रेम के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, इसलिए। और उसका जो अपराध बोध से ये दबा हुआ मन है, वो अब इतना ज्यादा प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। वेरी गुड केतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? यस, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करो बेटा। कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? एनीबडी एल्स? बेटा केतन के अलावा भी कोई बच्चा जवाब दे। यस केतन। मैम कवि चाहता है कि उसके जीवन में अंधकार छा जाए हाँ, और वह अपनी प्रिय को बुलाना चाहता है। अपनी प्रिया को भुलाना चाहता है। और दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार, तो 6 महीने का अंधकार, 6 महीने का अंधकार बेटा कितना अंधकार होता होगा, इमेजिन करो कि 6 महीने का अंधकार दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या में लापता हो जाना चाहता है, खो जाना चाहता है, कि वो अपनी प्रिया को भूलना चाहता है, क्योंकि और उसके विस्मरण भूलने को शरीर, मुख और हृदय में क्या कर देना चाहता है? बसाकर उसी में डूब जाना चाहता है। उसके भूलने को अपने पूरे शरीर में बसाकर उसी में डूब जाना चाहता है। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कवि की आत्मा कैसी हो गई है? यहाँ देखिए,
आपको ये 4 लाइन्स 5 लाइन्स दी गई, इसमें है इसका आंसर। कैसी हो गई ये कवि की आत्मा? यस दुष्यंत, दुष्यंत, आंचल, आंचल यस बेटा बोलो। कवि की आत्मा प्रिय के स्नेह के कारण कमजोर। हाँ, कमजोर हो गई है, वो दूसरों पर आश्रित हो गया है। पर आश्रित, पर आश्रित मीन्स दूसरों पर आश्रित होना। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी मम्मा पर आश्रित हो, तो कवि की आत्मा इसलिए कमजोर हो गई, वो कुछ भी अपने आप से कर नहीं पा रहा है। ये स्नेह जो ये प्यार है उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है। ये स्नेह उसको अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है। वो दुख से छटपटाता किसी अनहोनी की कल्पना मात्र से उसका मन कांप उठता है। क्यों कांप उठता है? क्या अनहोनी होगी उसके मन में? कोई बता सकता है मुझे क्या अनहोनी होगी उसके मन में? मैंने अभी बताया था कि क्या अनहोनी होती है सभी के मन में। मैम कि वह अपने प्रिय के बिना रह कैसे पाएगा। हाँ, प्रिया के बिना रह कैसे पाएगा? कि कल उसकी अगर प्रिया वास्तव में नहीं होगी तो कैसे रह पाएगा? उसके वियोग का दुख कैसे सहन कर पाएगा? उसका आपस में इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, उसकी प्रिया ने इतना स्नेह दिया है कि उसके बिना वो कैसे रह पाएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। कभी दंड पाने की इच्छा क्यों रख रहा है? यहाँ पर क्यों रख रहा है कभी दंड पाने की इच्छा? बताइए। क्योंकि वो प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, इसलिए दंड पाना चाहता है। कि वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाना चाहता है, वो अकेले रहने की आदत बनाना चाहता है अपनी। समझ आई? वो इसलिए प्रियतमा के बिना अकेला रहना चाहता है, क्योंकि वो गुमनामी अंधेरे में खो जाना चाहता है। प्रिया के बहुत अधिक स्नेह के कारण वो अंदर ही अंदर कमजोर बन गया है। कई बार क्या होता है, मम्मा के भी बहुत अधिक स्नेह के कारण बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है, वो अपने आप से कोई भी मतलब काम करने के लिए नहीं तत्पर हो पाता। ठीक है, और कभी खुद को प्रियतमा का दोषी मानता है, वो इसलिए दंड पाना चाह रहा है, क्योंकि प्रियतमा तो उसको बहुत प्यार दे रही है, बहुत स्नेह दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियतमा के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? प्रियतमा के बारे में कवि का क्या अनुभव है? बोलो बेटा। प्रियतमा के बारे में कवि का क्या अनुभव है? मैम कवि मानता है कि उसके जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है उस सब की जिम्मेदार उसकी प्रियतमा है। जो भी जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, जो सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, वो सब उसकी प्रिया को प्रिय है, उसकी प्रिया को अच्छा लग रहा है, वो इसी के कारण ही। हाँ, आज जो भी कुछ है वो अपनी प्रिया के कारण ही है। जैसा कि मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके लिए, मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ आंचल बताओ जरा। पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स, जो भी कुछ आप हो वो अपने पेरेंट्स के कारण ही हो। यस, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को जीवन की हर दशा खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार क्यों है? क्यों है बताओ? क्यों कवि को अपने जीवन के सुख दुख, यस दुष्यंत बोलो बेटा, दुष्यंत बोलो, शाबाश, वेरी गुड। बोलो बेटा दुष्यंत। दुष्यंत, यस आंचल, यू। क्योंकि सब कुछ उसकी प्रिया का देन है। सब कुछ उसकी प्रियतमा को प्रिय है। कवि ने अपने जीवन के सुख दुख सफलता असफलता सभी कुछ खुशी खुशी अपनाए हैं, और क्योंकि ये उसकी प्रियतमा को अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं? उसकी प्रियतमा को अच्छे लगते हैं, इस कारण उसने जीवन में
यस, क्योंकि उसके प्रियतमा को ये सब कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है। जो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है उसको अस्वीकार करना हमारे लिए असंभव है। समझ आ गई? इसलिए जब आपको पेरेंट्स कुछ कहते हैं उनको सिर आंखों पर रखा करो, उनकी बात को सुना करो, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दिया करो। समझ में आई बेटा? यस, नेक्स्ट देखिए। अब मुझे ये बताइए जरा, यहाँ पर अलंकार बताइए। दंड दो, दंड दो में कौन सा अलंकार है? यस चिल्ड्रन, यहाँ लिखा हुआ है दंड दो। दंड दो में कौन सा अलंकार है? हु कैन टेल मी? कौन बता सकता है? रूपक। नहीं, दंड दो। द के कारण अनुप्रास अलंकार है बेटा। ये तो कितना इजी है, सबसे इजी है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है आपका लापता है कि सहारा है। यहाँ पर देखो इस लाइन में लापता है कि सहारा है। लापता भी है, गायब भी है और सहारा भी है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बोलो। लापता भी है और सहारा भी है, तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाई देगा। और काव्यांश में कौन सी बोली है? कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का। भाषा सरल सहज है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य आ गया है। ये चीजें आप इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, ठीक है? ये पेट लाइन्स होती है बेटा हर लेसन की। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर कवि ने एक और लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर कवि ने किसके बारे में कहा है? कवि ने कहा है कि जीवन के सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक को स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये वाली लाइन आप कहीं भी कुछ भी आए उसमें आप एडिट कर सकते हो। ये मेन लाइन है इस लेसन की, ठीक है? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर होता सा लगता है। होता सा, सी सा से कौन से अलंकार में आता है? कोई बता सकता है मुझे? सी सा से कौन से अलंकार में आता है? आपने पढ़े है ना 10th क्लास में भी, और साथ साथ मैं भी आपसे डिस्कस करती रहती हूँ। उपमा अलंकार, समझ में आई? सी सा से सम समान सम सदृश, ये सब उपमा अलंकार में आते हैं बेटा, ठीक है? नेक्स्ट है, इसी लेसन में एक और वर्ड आया हुआ है बेटा, अभी यस, यहाँ पर देखिए बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यहाँ पर बहलाती सहलाती ये जो वर्ड्स लिखे ये कौन से वर्ड्स हैं? जैसे आप पोएट्री में लिखते हो, कविता में लिखते हो बहलाती सहलाती, यहाँ पर देखो ती ऐसे वर्ड्स, ये कौन से वर्ड्स हैं? ये है स्वर मैत्री अलंकार। इसके कारण कौन सा अलंकार है यहाँ पर? बताओ, मैंने क्या बताया अभी? स्वर मैत्री अलंकार। स्वर मैत्री अलंकार। ये चीजें बेटा अपने माइंड में रखिए। इन सब चीजों को लिखने से आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं कि बच्चों को ज्ञान है हर चीज का। यस, ममता के बादल, ममता रूपी बादल, तो इसमें रूपक अलंकार है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार रूपी अमावस्या, इसमें भी रूपक अलंकार है आपका। देखिए अभी, यस ये देखिए, देखो ये दक्षिणी ध्रुव अंधकार रूपी अमावस्या, रूपक अलंकार। और देखो यस, ममता के बादल, ममता के बादल, तो यहाँ भी ममता रूपी बादल, आप रूपी लगाकर इसमें देखिए रूपक अलंकार, ठीक है? और सहा नहीं जाता है, देखो दो दो बार ना लिखा हुआ है इसमें। ऐसा देखो, सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, ऐसा करने से क्या हुआ है? पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति की दर्द से, पुनरुक्ति मतलब बार बार कहने से उसके दिल का दर्द पता लगता है, उसका दर्द जो सहने योग्य
मतलब जो दर्द की गहराई का पता लगता है कि उसमें कितना दर्द है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है इस चैप्टर में? कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, उसके लिए रेडी होकर आओगे, इस लेसन को पढ़ोगे, इसके अर्थ ग्रैंड प्रश्न जो है वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा ईआरपी पर, तो ठीक है, आप उस असाइनमेंट को अपनी नोटबुक्स में करेंगे और साथ साथ नोटबुक का वर्क करिए, क्योंकि नोटबुक के भी मार्क्स हैं, आपसे मंगवाई जा रही है। अभी भी जिन बच्चों ने नोटबुक्स नहीं दी है वो अभी भी सेंड कर दें। दुष्यंत, टुडे आई हैव गॉट योर नोटबुक। मैम कब आके देनी है? अभी आपको बता देंगे, दुष्यंत की तो आज आ गई है। ओके मैम। मैम नोटबुक वापस